हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 111 टू क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 111, शेप फैक्टर इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑप्शन ए ओनली ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, बी ओनली ऑन द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन सी ओनली ऑन द जियोमेट्री ऑफ द सेक्शन, डी बोथ ऑन द यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। तो शेप फैक्टर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। शेप फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है और डिफरेंट सेक्शन के लिए जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके साथ शेप फैक्टर वेरी करता है, और उनकी वैल्यू भी हमने देखी थी कि डिफरेंट सेक्शन के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं। शेप फैक्टर रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट एंड यील्ड मोमेंट, इनका जो रेशियो होता है उसको हम कहेंगे शेप फैक्टर। प्लास्टिक मोमेंट एम पी, यील्ड मोमेंट एम वाई। एम पी कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई जेड पी। ये भी मैंने आपको एक बेंडिंग इक्वेशन से समझाया था। एम डिवाइडेड बाई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई डिवाइडेड बाई आर सिग्मा बाई वाई। तो यहाँ से हमने फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन हमने देखी थी। कौन सी इक्वेशन थी? एम इज इक्वल टू सिग्मा आई डिवाइडेड बाय वाई, और यहाँ से आई डिवाइडेड बाय वाई क्या होगा? सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोमेंट इज किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस। यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट होगा सिग्मा वाई इंटू जेड पी के बराबर, और एम वाई होगा सिग्मा वाई इंटू जेड। सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस से यील्ड स्ट्रेस कैंसिल होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? जेड पी बाई जेड। और जो सेक्शन मॉडुलस होता है, ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और सेक्शन मॉडुलस, ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? जो मेंबर है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेंगे। इसका मतलब शेप फैक्टर भी किस पे डिपेंड करेगा? जो मटेरियल है, जो मेंबर है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसकी जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, या उसका जो शेप होगा उस पर डिपेंड होगा। शेप फैक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप ऑफ द सेक्शन। रेक्टेंगल के लिए 1.5, ये वैल्यू आप याद रख लो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आई सेक्शन के लिए वेरी करता है 1.12 से 1.15। एग्जैक्ट हम बता सकते हैं जब हमें आई सेक्शन की डायमेंशन गिवन होगी। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.698, डायमंड के लिए होता है 2, और ट्रायंगल के लिए कितना होगा? 2.34। तो यहाँ पर आपको मिनिमम भी देख सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम किसके लिए होगा। और शेप फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 1। एक ये भी क्वेश्चन आता है, शेप फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब क्वेश्चन क्या है? शेप फैक्टर इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन द जियोमेट्री ऑफ द सेक्शन। जो सेक्शन होगा, जो क्रॉस सेक्शन है, उसका जो शेप है या उसकी जियोमेट्री है, उस पर डिपेंड होगा शेप फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 111, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, द स्टैटिकल मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस सेटिस्फाइज। ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्टैटिकल मेथड क्या होती है, मैकेनिज्म मेथड, और उनको अपर बाउंड लोअर बाउंड थ्योरम भी कहा जाता है। और कौन कौन सी इक्वेशंस, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये भी हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। द स्टैटिकल मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस सेटिस्फाइज, ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन, ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम एंड प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन, सी मैकेनिज्म एंड प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन, ऑप्शन डी इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली। 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेकेंड यील्ड या प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन कहा जाता है, और थर्ड है मैकेनिज्म कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, सम ऑफ द फोर्सेस एंड मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो स्ट्रक्चर पे जितने भी फोर्सेस होते हैं उनका सम यदि हम करेंगे फोर्सेस का और मोमेंट का, तो वो कितना होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये हमारी जो कंडीशन होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, और मैक्सिमम टाइम हम यही इक्वेशन यूज़ करते हैं जहाँ पर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है।
नेक्स्ट कंडीशन होती है यील्ड आर प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन। द प्लास्टिक मोमेंट मस्ट नॉट बी एक्सीडेड एनीवेयर इन द स्ट्रक्चर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन या यील्ड मोमेंट कंडीशन में स्ट्रक्चर में कहीं पर भी प्लास्टिक मोमेंट एक्सीड नहीं होगा। थर्ड कंडीशन मैकेनिज्म कंडीशन, एट अल्टीमेट कोलैप्स लोड द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस मस्ट बी जस्ट इनफ टू फॉर्म अ मैकेनिज्म। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस कितने होंगे जिससे कि एक मैकेनिज्म बन जाए, और मैकेनिज्म भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो आप कंटिन्यू देखिए आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। अब कौन सी इक्वेशन किसके लिए यूज़ की जाती है, दो थ्योरम तो हमने देखी थी, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। लोअर बाउंड को हम कहते हैं स्टैटिकल और अपर बाउंड को कहा जाता है काइनेमेटिक या मैकेनिज्म मेथड। लोअर बाउंड के लिए यूज़ की जाती है यील्ड कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन। अपर बाउंड के लिए यूज़ की जाती है मैकेनिज्म कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन। और एक और थ्योरम होती है यूनिकनेस थ्योरम, जिससे कि हम चेक करते हैं इन दोनों से जो कैलकुलेट किया है उसको चेक किया जाता है यूनिकनेस थ्योरम से। उसमें तीनों कंडीशन होती है, मैकेनिज्म कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन और यील्ड कंडीशन। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक कॉमन कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो कि तीनों मेथड में है। तीनों मेथड में हम देखेंगे तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो कि तीनों थ्योरम में यूज़ की जाती है। आपको यहाँ पर स्टैटिकल पूछा गया तो स्टैटिकल के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम एंड प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन ऑप्शन बी। ऑप्शन ए किसके लिए करेक्ट होगा, ये मैकेनिज्म कंडीशन मैकेनिज्म मेथड के लिए, ये जिसको कि हम अपर बाउंड थ्योरम कहते हैं उसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, द मैकेनिज्म मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस सेटिस्फाइज। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो आएगा एक, ठीक है, तो ऑप्शन सी तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ऑप्शन ए, बी और डी इसमें से क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन ए, इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी इज। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपको पूछा गया सर्कुलर सेक्शन के लिए। एक सर्कुलर सेक्शन है, डायमीटर डी है। हम यहाँ पर शेप फैक्टर देख लेते हैं, जहाँ इसमें दोनों कैलकुलेट कर लेंगे हम, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो क्रॉस सेक्शन है उसका जितना एरिया होगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब हाफ एरिया हम लेंगे। तो एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 8 इंटू वाई सी। वाई सी का मतलब होगा, जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस है तो न्यूट्रल एक्सिस, और वाई सी का मतलब होगा जो कंप्रेशन जोन है उसकी न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस। ये जो न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, 2d डिवाइडेड बाई 3 पाई, और सेम टेंशन से भी कितना होगा, 2d डिवाइडेड बाई 3 पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डी क्यूब डिवाइडेड बाई 6, और यही आपको पूछा गया है, डी क्यूब बाई 6 ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेक्शन मॉडुलस सिंपल है, आई डिवाइडेड बाई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए, पाई डी 4 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई वाई कितना होगा, वाई का मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है अपर फाइबर की, डी बाई 2। यहाँ पर वाई कितना हो जाएगा, डी बाई 2। तो जेड कितना आएगा, पाई डी पावर कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 32, और यदि शेप फैक्टर निकालना है तो जेड पी डिवाइडेड बाई जेड, शेप फैक्टर कितना होगा 1.7। क्वेश्चन नंबर 114 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, लोड फैक्टर इज। लोड फैक्टर की डेफिनेशन हमने देखी थी, लोड फैक्टर इज ऑप्शन ए ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पर एक नया टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसकी डेफिनेशन देख लेंगे।
ऑलवेज लेस देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपको कंपेयर करना है लोड फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। लोड फैक्टर कोलैप्स लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड होता है। कोलैप्स लोड PU डिवाइडेड बाय PW, या उसको मोमेंट के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं MP डिवाइडेड बाय MW। कोलैप्स मोमेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, वर्किंग मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वर्किंग मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट कितना होगा, ZP इंटू सिग्मा वाई, वर्किंग मोमेंट Z इंटू सिग्मा BC। सिग्मा BC का मतलब होगा वर्किंग स्ट्रेस और सिग्मा वाई का मतलब होगा यील्ड स्ट्रेस। ZP डिवाइडेड बाय Z होता है शेप फैक्टर, और सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा BC, इसको हम कहेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर, यदि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था शेप फैक्टर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। शेप फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब लोड फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम कंपेयर करेंगे तो लोड फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। यहाँ से आप देख भी सकते हैं लोड फैक्टर है। लोड फैक्टर किसके बराबर है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर यदि ग्रेटर देन 1 होगा तो लोड फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, और यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस थी। इलास्टिक एनालिसिस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हैं और प्लास्टिक एनालिसिस में लोड फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 115, लोड फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इसको कहा जाता है शेप फैक्टर, और शेप फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 116, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, द रेशियो ऑफ इलास्टिक, यहाँ पर प्लास्टिक की जगह इलास्टिक आ सकता है और इलास्टिक की जगह प्लास्टिक, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 116, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, अदर कंडीशंस बीइंग सेम द लोड फैक्टर इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। यदि अदर कंडीशन सेम है तो लोड फैक्टर किसके लिए कम होगा, किसके लिए ज़्यादा होगा। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आपको पता होंगे क्या होते हैं। डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि वह स्ट्रक्चर जो हम सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या जिसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 0 होगी, उसको हम कहेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी होती है, DS नॉट इज इक्वल टू 0, वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा इनडिटर्मिनेट। दिस इज ड्यू टू फेवरेबल जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स फ्रॉम जोन ऑफ हाई मोमेंट्स टू जोन ऑफ लो मोमेंट। इसका मतलब ये है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हम यदि एग्जांपल लेते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जहाँ पर मोमेंट ज़्यादा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे एंड पर। मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मोमेंट्स फ्रॉम जोन ऑफ हाई मोमेंट्स, जहाँ पर ज़्यादा मोमेंट होता है वहाँ से हम लो मोमेंट जोन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है कि जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर लोड फैक्टर ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के कंपेयर में। अदर कंडीशंस बीइंग सेम द लोड फैक्टर इन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज मोर देन द लोड फैक्टर इन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 117, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, which of the following conditions is to be satisfied
बोथ इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक एनालिसिस। इलास्टिक एनालिसिस और प्लास्टिक एनालिसिस दोनों में एक जो कंडीशन होती है कॉमन, कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक कंडीशन होगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 118, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों एनालिसिस में, इलास्टिक और प्लास्टिक एनालिसिस में सेटिस्फाइड की जाती है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, ये जो कंडीशंस होती है इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 119, द वर्चुअल इन द वर्चुअल वर्क मेथड द वर्चुअल क्वांटिटी इज। तो हम प्रिंसिपल देख लेते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड का प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस फॉर स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता है कि यदि कोई एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यदि उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग है उस कंडीशन में, ठीक है, एक पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में, यदि उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है, मतलब किसी भी पार्टिकल का वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम नेग्लिजिबल होगा वो, लेकिन फिर भी हम उसको कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, जिसको कि हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इमेजनरी, मतलब वो एक्चुअल में नहीं हो रहा है लेकिन हमने कैलकुलेशन के लिए उसको एज्यूम किया है। तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस फॉर अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन और बन जाती है, कौन सी इक्वेशन बनेगी? जैसे कि हमारी इक्विलिब्रियम में तो बनती है समेशन एफ समेशन एम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन में क्या होगा कि हमने जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का दिया है, ठीक है, उस पार्टिकल के लिए हमने एज्यूम किया है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो उस डिस्प्लेसमेंट के कारण टोटल वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? 0। ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन, वहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वहाँ पर हम समझ लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 119, इन दी वर्चुअल वर्क डन मेथड, तो उसमें वर्चुअल क्वांटिटी क्या होती है? जो इमेजनरी क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 119, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इन अ प्रोब्ड कैंटिलीवर लोडेड एज शोन इन फिगर, द प्लास्टिक हिंज विल फॉर्म एट, मतलब प्लास्टिक हिंज कहाँ पर फॉर्म होगा वो आपको बताना है। तो मैंने आपको प्रोसीजर बताई थी, 4 पॉइंट्स बताए थे लास्ट वीडियो में। प्लास्टिक हिंज कहाँ पर हो सकता है? ये बी पॉइंट तो ऑलरेडी हिंज है, यहाँ पर नहीं होगा। दोनों एंड पे हम देखते हैं तो दोनों एंड पर हिंज होगा, लेकिन यहाँ पर बी पर नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हिंज है। तो एक हिंज यहाँ पर होगा ए, और एक हिंज कहाँ पर हो सकता है? या पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ हिंजेस कितने होना चाहिए। यदि हमें एक मैकेनिज्म की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ हिंज कितने होना चाहिए? डीएस यदि निकालेंगे, डीएस कितना होगा इसका? 1। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी? 1, क्योंकि यहाँ पर एक रिडंडेंट होगा, ठीक है, 1 डीएस होगी। तो मैकेनिज्म इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मैकेनिज्म किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ हिंजेस माइनस डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो आर यहाँ पर 1 है, तो हिंज यदि हम 2 यहाँ पर बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मैकेनिज्म हमारा बन जाएगा। तो हिंज 2 होंगे, तो पहला हिंज इस एंड पे होगा और दूसरा हिंज इस स्पान पे कहीं किसी एक पॉइंट पर होगा। तो वो हमें कैलकुलेट करना है कहाँ पर होगा। ये प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम है, इस प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम में एक हिंज हमने यहाँ पर एज्यूम किया और सेकेंड हिंज यहाँ पर। जो सेकेंड हिंज है वो प्रोप्ड कैंटिलीवर से एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये कितना हो जाएगा? एल माइनस एक्स। ये अल्फ़ा, यहाँ पर यदि एंगल अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा? अल्फ़ा। यहाँ जेड शेप है, ये आपको पता होगा एंगल किस तरीके से हम देखते हैं। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा,
और ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पर मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट एम पी, ये एम पी है और ये भी एम पी, मतलब जितने हिंज होंगे वहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट होगा। तो 2 हिंज है तो यहाँ पर एक प्लास्टिक मोमेंट ये होगा, और इसी के लिए, इस पोर्शन के लिए एक प्लास्टिक मोमेंट एम बी, और इस वाले पोर्शन के लिए प्लास्टिक मोमेंट एम पी। अब वर्चुअल वर्क डन होगा। वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल यदि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इंटरनल वर्क डन किसके बराबर होगा? एवरेज वर्क डन बाय यूडीएल, या उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल वर्क डन। उससे पहले हम थीटा और अल्फा को देख लेते हैं। थीटा किसके बराबर होगा? ये थीटा है, स्मॉल एंगल है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाई एक्स, और डेल्टा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाई एक्स, और अल्फा होगा डेल्टा डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स। इंटरनल वर्क डन की बात करते हैं तो ये मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट इनटू थीटा, या जो एंगल है अल्फा, एम पी इंटू अल्फा और एम पी इंटू थीटा। तो तीन मोमेंट है तो 3 यहाँ पर वर्क डन टोटल ऐड कर देंगे इसको। एवरेज यूडीएल बाय एवरेज वर्क डन बाय यूडीएल, तो एवरेज कितना होगा? यदि हमने अल्टीमेट लोड यहाँ पर डब्ल्यू यू लिया है जो कोलैप्स लोड है, इनटू इस ट्राइंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा वर्क डन, लोड इनटू एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 डिस्प्लेसमेंट इनटू स्पान ऑफ द बीम, और एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 इसको कर देते हैं। डब्ल्यू यू डेल एल डिवाइडेड बाय 4, अल्फा और अल्फा ऐड होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस थीटा, एम पी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है, अल्फा की जगह आप रख दोगे डेल्टा एल माइनस एक्स, यहाँ पर हमने देखा था ये, डेल्टा की जगह रख देंगे हम थीटा एक्स एल, और यहाँ भी डेल्टा की जगह हम रख देंगे थीटा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा की जगह क्या आएगा? थीटा एक्स, और एल पहले से यहाँ पर था। कॉमन ले लेंगे हम थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एम पी कितना होगा? प्लास्टिक मोमेंट डब्ल्यू यू कोलैप्स लोड इंटू एक्स इंटू एल डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स। अब हमें मैक्सिमम प्लास्टिक मोमेंट निकालना है, कोलैप्स लोड निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लास्टिक मोमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और उस इक्वेशन को हम 0 कर देंगे। तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन को 0 करेंगे तो एक्स कितना आएगा? 0.414 एल। इसका मतलब एक हिंज जो होगा वो ए पर होगा, और सेकेंड हिंज कहाँ पर होगा? बी से, जो प्रोब्ड कैंटिलीवर है वहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा? 0.414 इंटू एल। क्वेश्चन नंबर 120, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बी से कितने डिस्टेंस पे होगा? 0.414। वैसे आप इसको सिंपल भी, यदि एग्ज़ाम के हिसाब से यदि आप याद रखना चाहते हो आंसर, ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है, और ये हिंज है, प्रोप्ड कैंटिलीवर है। तो दोनों को यदि हम देखेंगे तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ए वाला सपोर्ट, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। ए और बी सपोर्ट को हम कंपेयर करते हो तो ए वाला सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बी के कंपेयर में। तो हिंज कहाँ पर बनेगा? जो वीक होगा, जो कमज़ोर होगा वहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यदि हम इसको हाफ डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर तो बनेगा नहीं, सेंटर में नहीं बनेगा, या तो इस साइड बनना चाहिए और या इस साइड। यदि सेंटर को हम सी ले लेते हैं तो या तो ए सी पर होगा या सी बी पर होगा। ये ऑप्शन ए भी गलत दिया हुआ है, बी पर नहीं होगा, बी पर ऑलरेडी हिंज है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब आपको सी और डी में से यदि देखना है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो वीक स्पान होगा दोनों में से, ए सी और बी सी में से, वहाँ पर बनेगा हिंज। तो कौन सा है? बी सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर से बी, इसके बीच में कहीं एक हिंज यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब जो बी है उसके पास में बनेगा हिंज। क्वेश्चन नंबर 120, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे यहाँ पर आपको डेरिवेशन दिया हुआ है, इससे आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।